न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में हम क्या पढ़ रहे थे अभी? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मिनरल्स। मिनरल्स में हम क्या पढ़ रहे थे? माइक्रो मिनरल्स। ठीक हो गई बातें? तो पूरे हिरार्की को हम लोग समझ लेते हैं ताकि भाई आपको क्लियर रहे, जो नहीं आए थे वो उनको भी पता रहे कि भाई ये चीज हमारा चल रहा है। हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है पोषण। क्या पहला टॉपिक? पोषण, या भैया आपको बोला जाए तो न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। इसके अंदर दो हिस्से होते हैं। पहला कौन सा होता है? मैक्रो न्यूट्रिशन, है ना? मैक्रो। दूसरा क्या होता है? माइक्रो होता है। मैक्रो में कौन कौन आता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या आता है? फैट। फिर क्या आता है? प्रोटीन। माइक्रो में क्या क्या आता है? विटामिन आता है, और क्या आता है? मिनरल आता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, फैट पढ़ चुके हैं, प्रोटीन पढ़ चुके हैं, विटामिन पढ़ चुके हैं। अब हमको न्यूट्रिशन के माइक्रो में मिनरल्स पढ़ना है। मिनरल के दो हिस्से हैं। कौन कौन से? मैक्रो मिनरल और माइक्रो मिनरल। जिसमें से हम लोग मैक्रो पढ़ चुके हैं, हमको आज पढ़ना क्या है? माइक्रो मिनरल। समझ में आ गया कितना लॉस हुआ है ना? ठीक है, 4 पीडीएफ डल गया ग्रुप में, उसको पढ़ लेना। नहीं तो जो क्लासेस इसकी जो हुआ ही ना आपका, आप पहले क्लास नहीं आए थे ना? हाँ, तो उसका पहला क्लास यूट्यूब में डला है, दूसरा भी क्लास उसका यूट्यूब में डला है, उसको देख लेना। बाकी जो आगे का रहेगा उसका लिंक अवेलेबल करवा देंगे, है ना? उससे देख लेना, ताकि मंडे से जो नया टॉपिक चालू होगा तो आपका कंप्लीट हो गया रहेगा। हालांकि जो मंडे टॉपिक चालू होगा उसका इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है? और फिर इसको कवर कर लेना, साथ में हो जाएगा ये। ठीक, तो जिसका भी छूटा है, 2 पार्ट इसके यूट्यूब में डले हुए हैं। कोशिश करूंगा नहीं तो शुरुआती 4 पार्ट यूट्यूब पे डलवा दूंगा, नहीं तो आप लोग जिनका मिस हुआ है वो लिंक लेकर के उसको रिकवर कर लेना। ठीक है, जो है आप लोगों को लिंक की फैसिलिटी में अवेलेबल करवा दूंगा, लिंक मिल जाएगा, रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। ठीक, आइए। तो हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन में, माइक्रो न्यूट्रिशन में मिनरल्स में से माइक्रो मिनरल्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं अब हम लोग माइक्रो मिनरल्स। क्या चालू करने वाले हैं? माइक्रो मिनरल्स। और जैसे हम पढ़ेंगे फिर जितना हम बताएं उस सबको हम लोग क्या करेंगे भैया, आप लोगों से रिवाइज करवाएंगे। सब आप लोगों से पूछा जाएगा कितना पढ़ के हो, कितना नहीं पढ़ के हो। जो पढ़े हो उत्तर देते चलना, जो नहीं पढ़े हो ध्यान से देखते सुनते चलना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब माइक्रो मिनरल्स हम लोग चलते हैं तो हम लोग आपको पहले ही बोल दिए थे कि इसमें कुछ कुछ मिनरल्स ध्यान रखना है, जो लगेगा कि मेजर है उसको छोड़ के बाकी कुछ भी जो नया नाम दिखेगा सब क्या है? माइक्रो है। तो इसमें मेजर क्या क्या था बताइए? आयरन। आयरन था। दूसरा क्या था बताइए? हाँ, आयोडीन। और क्या था बताइए? हो गया, 2 ही मेजर थे मेन तो सबसे ज्यादा। और मैंगनीज। ठीक है बात? यस। तो ये आप देखेंगे कि आयरन हमको सुनने लगता है कि हमारे पूरे ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो कि आयरन को अपने अंदर होल्ड करके रखता है। हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन, उसमें हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन ही है। ठीक हो गई बात? तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें हमको लगता है कि आयरन है, तो आयरन है तो शरीर में बहुत सारा आयरन लगेगा, इतना सारा ब्लड है तो नहीं। आयरन भैया हमारे शरीर के आरबीसी, इतने सारे बड़े शरीर में 5 से 6 लीटर खून, उस 5 से 6 लीटर खून में से आरबीसी सबसे बड़ा हिस्सा, पानी सबसे ज्यादा, उसमें से आरबीसी सेकंड नंबर पे, आरबीसी में से हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। बस ठीक हो गई बात ना? तो आयरन भैया आपको बहुत कम मात्रा हमको शरीर, हमारे शरीर को चाहिए। दूसरा मैंगनीज, और आपका क्या हो गया? आयोडीन। तो हमको लगता है नमक के साथ हम आयोडीन खाते हैं, तो आयोडीन हम हर दिन खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा आयोडीन लगता होगा। नहीं, ऐसा नहीं। जब आपको 1 किलो नमक आपको ऐसा बना करके दिया जाता है पैकेट, आप टाटा नमक खरीदते हो, कोई नमक खरीदते होंगे, तो उसमें मतलब चुटकी भर भैया आपका आयोडीन मिला दीजिए, इस टाइप का काम है। ठीक, तो पूरा डब्बा खाएंगे तो थोड़ा सा मात्रा आपके शरीर में आयोडीन का जाते रहेगा। ठीक हो गई बात ना? आइए आगे बढ़ते हैं अब। इसलिए भैया इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछेगा कि 4-5 नाम इसमें से और एक आध नाम दूसरे से दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा माइक्रो मिनरल है। ठीक, तो इसको ध्यान दे देते हैं। पहले किसको हम देखे हैं? आयरन, मैंगनीज, आयोडीन, ये क्या है? माइक्रो है। इसके अलावा फिर जितना भी नया नया टाइप का नाम दिखेगा छोटा छोटा, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, क्लोराइड, सेलेनियम, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, ये सब ऐसे नाम है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं। डेली लाइफ में भी सब नाम सुनते हैं क्या? नहीं, मगर सोडियम पोटेशियम कैल्शियम सब सुनते रहते हैं, है ना? और इसमें भैया डेली लाइफ में आप ये सब नाम नहीं सुनते हैं। तो जब भी ऐसे शब्द आने लगे, फ्लोराइड, सेलेनियम, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, क्रोमियम, ऐसे नाम वाले किस में आएंगे? माइक्रो मिनरल्स में आएंगे। किस में आएंगे? माइक्रो मिनरल्स। इसका मतलब इनको याद नहीं करना, समझ लेना है। जो हर दिन हम सुनते रहते हैं ज्यादा पोटेशियम कैल्शियम, वो क्या है आपका? मैक्रो है। इधर वाला क्या भाई आपका? माइक्रो है। अब हम इसमें से एक एक के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं
कि सब ये मिनरल हम खाते हैं जब अपने शरीर के लिए, तो किस मिनरल को खा रहे हैं उससे क्या फायदा है शरीर को। ठीक है, चलो देखना चालू करते हैं कि शरीर को कब भैया क्या खाने से क्या फायदा मिल रहा है। चलिए, तो ये पहला क्या है, जिंक। क्या है पहला प्लीज, जिंक। जिंक के क्या कार्य है, क्या उसका सोर्स है, क्या उसके फंक्शन है, कहाँ से वो मिलेगा जिंक आपको, उसे देखते चलिए। तो जिंक का कार्य क्या क्या है, तो प्रोटीन एवं अनुवांशिकी सामग्री के निर्माण करने में किसका काम आता है, जिंक का। इसका मतलब जो आपका डीएनए स्ट्रक्चर है, डीएनए स्ट्रक्चर है ना, उसके निर्माण में भी भैया किसका है मदद लिया जाता है, जिंक का। ठीक हो गई बात, यस। तो ये बात याद रखेंगे कि प्रोटीन के निर्माण में, अनुवांशिक सामग्री के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, जिंक का। तो जिंक का उपयोग करते हैं हम लोग अपने अपने आप को रिपेयर करने के लिए। दूसरा, शुक्राणु के उत्पादन में, किसके उत्पादन में, शुक्राणु। तो पुरुषों में जो भी आपके वीर्य है, शुक्राणु के उत्पादन में किसका सहयोग लिया जाता है, जिंक का। इसलिए जिंक खाना चाहिए। क्लियर हो गई बात। जब बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ था, तो उस समय लोगों को जिंक का टेबलेट भी दिया जाता था। अगर आप सरकारी टेबलेट खाए होंगे आप में से कोई, तब देखिए उसमें जिंकोविट करके आता था, जिंकोविट, जो कि जिंक के लिए, भाई जिंक का मात्रा आपको शरीर में बढ़ाने के लिए स्पेशली दिया जाता था। ठीक हो गई बात, यस। सामान्य भ्रूण के विकास में देखिए, शुक्राणु हो गया, शुक्राणु से किसको होता है, भ्रूण का विकास। तो उसके लिए क्या चाहिए, जिंक की मात्रा चाहिए। इसलिए जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर उसको आयरन, जिंक, इन सब चीज का टेबलेट देता है कि आप खाइए करके। ठीक हो गई बातें। अगला क्या है, सामान्य वृद्धि और यौन परिपक्वता के लिए। तो स्पर्म से बेबी भैया फर्टिलाइज हुआ, बेबीज भैया भैया पूरा डिलीवरी तक का पूरा जो काम कौन करता है, जिंक करता है। सर ये तो सर पूरा हमको समझ में आ गया सर, बच्चे के जन्म से लेकर के उसके पूरे डेवलपमेंट तक कौन काम आ रहा है, जिंक। तो हमको याद रह जाएगा जिंक किस चीज के लिए काम उपयोग होता है। मगर इसमें एक चीज समझ नहीं आया कि सर अगर ये प्रोटीन और आनुवांशिकी सामग्री का निर्माण कर रहा है, और ये प्रजनन में, जनन में, बच्चे के डेवलपमेंट में काम कर रहा है, तो फिर कोरोना के समय पर जिंक टेबलेट दिया क्यों जाता था। इसलिए दिया जाता था क्योंकि भाई जो आप जिंक खाएंगे, तो कोरोना वायरस की वजह से आपके बॉडी को जो डैमेज हुआ है, समझ में बात, जो सेल डैमेज हुआ है, जो शरीर की कोशिकाओं को डैमेज हुआ है, उसको रिपेयर करने में मदद कौन करेगा, जिंक। कौन मदद करेगा, जिंक। एक सेल को, किसी सेल को मार रहा है, तो उस सेल को भैया रिपेयर करने के, बनाने का काम कौन आएगा, जिंक। इसलिए आपको क्या दिया जाता था, जिंक। तो इसलिए बोलते थे कि जिंक का टेबलेट आप खाइए तो आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाएगी। ठीक हो गई बात ना, यस। तो एक तरीके से मरहम का काम करता है कौन, जिंक। ठीक है, अंदरूनी हिस्से के लिए क्या चीज को खाने सबको जिंक मिलता है, तो ध्यान देख लीजिए, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो बीमार पड़ने से पहले इसका सेवन करते रहा कीजिए, तब भी आपको टेंशन नहीं रहेगा। मांस, मछली, साबुत अनाज और सब्जियां। साबुत मतलब खड़ा अनाज, जो हमको सुबह से बोलते हैं ना, स्प्राउट्स खाया कीजिए, है ना, मूंग फुला दिए, चना फुला दिए, मूंगफली फुला दिए, सब फुलाकर हम खाते हैं, वो साबुत अनाज आप खाइए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ और क्या, नॉनवेज वाला। तो क्या बोलेंगे, याद रखेंगे आप लोग, क्या याद रखेंगे, नॉनवेज प्लस साबुत अनाज। ठीक हो गई बात ना, यस। और सब्जियां तो उसी में आ गया। अगला चलते हैं, लोहा। हम जो लोहा खाते हैं, सर हम लोग लोहा नहीं खाते हैं सर, क्या नहीं, सब लोहा खाते हो। आप जो पालक भाजी खाते हो, तो पालक में आयरन होता है ना, इसलिए बोलते हैं कि भाई पोपाया द सेलर में सब आयरन खाया करो। ठीक है, आइए देखते हैं। ये सिर्फ पालक में नहीं, जो चीज जमीन से, जमीन में डायरेक्ट उगाई जाती है झाड़ियों रूप में, उसमें सब में आयरन है। जैसे पालक भाजी है, भाई जमीन में होता है, और झाड़ी रूप में होता है, उसमें आयरन। लाल भाजी, मेथी भाजी, जो भी जमीन में भाजियां हैं, जितनी भाजियां हैं, सब आयरन के भरपूर सोर्स हैं। ठीक हो गई बात। शरीर में आयरन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा आपका, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आरबीसी, आरबीसी तो ब्लड। तो आपको अगर शरीर में कमजोरी लग रहा है, सुस्ती लग रहा है, थकान लग रहा है, तो अगर ब्लड की कमी की वजह से वैसा लगता है। तो जब भी आपको ऐसा महसूस हो तो समझिए अपने अपने डाइट में क्या चीज बढ़ाना है, भाजी बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, भाजी बढ़ाना है। ठीक हो गई बात ना। जितना ज्यादा भाजी खाएंगे, बहुत सारी चीजों से आप टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। जैसे अब इसको प्रैक्टिकली समझिए, जब आप भाजी खाएंगे तो पहले तो आपका भैया ब्लड अच्छे से रहेगा, तो आप एक्टिव रहेंगे ज्यादा, आपको भी कम नींद लेके भी शरीर में एनर्जी बना रहेगा, भूख भी अच्छे से लगेगी, खाना प्रॉपर खाएंगे और आपको चुस्ती दुस्ती महसूस होगा। दूसरा, जो भाजी खाते हैं उनका हेयर ग्रो अच्छे से होता है, उनका बाल झड़ना रुक जाता है, जो भाजी खाते हैं रेगुलर बेसिस पर, जो भाजी खाते हैं हर अल्टरनेट डेज पर। ठीक हो गई बात। तो जिनको भी ये चेहरे में चमक लाना हो, बाल झड़ना रोकना हो, क्लियर हो गई बात, तो उनको क्या खाना चाहिए, भाजी। ठीक हो गई बात। सुस्ती लग रही, सुस्ती दूर करना हो, एक्टिव रहना हो, क्या खाना चाहिए, भाजी। और एक बात और बता दें, किसे एग्जाम पूछेगा, किसे कंप्लीट न्यूट्रिशन कहा जाता है, जिस किसे लगभग कंप्लीट न्यूट्रिशन कहा जाता है ना। ये क्वेश्चन आता है कि बताइए पूरे भोजन में अगर आप सब चीज खाना छोड़ दें, तो कौन सा एक ऐसा चीज है जो लगभग सबके बराबर अकेले काम कर देता है, कौन सा ऐसा चीज है दुनिया में, हाँ, दूध। वेरी गुड, क्या है, मिल्क।
उसमें केवल विटामिन सी ही नहीं है, बाकी उसमें सब मिलता है। इसीलिए खासकर लड़के और लड़कियां अपने डाइटिंग में, आप भले हॉस्टल में रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, आप भैया बाहर जाके चाय भले मत पीजिए, मगर रात को 1 कप दूध जरूर पीजिए, लड़के हो चाहे लड़की। और उसमें सबसे ज्यादा जिसको दूध का सेवन करना चाहिए वो लड़कियां हैं, क्योंकि आपको एक नए संतति को आने वाले भविष्य में जन्म देना है। तो आपको अपने बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके अंदर सबसे ज्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, बोन डेफिशिएंसी होगी, हड्डियों में दर्द होना चालू हो जाएगा, शरीर कमजोर होना चालू हो जाएगा, अगर आप कैल्शियम प्रॉपर नहीं ले रहे, आयरन प्रॉपर नहीं ले रहे। सुन में आ गई बात? तो इसलिए खासकर लड़कियां आयरन के लिए भाजी और दूध खाया करें। ठीक हो गई बात ना? लड़कों के बाल झड़ेगा, क्या करना है, सरकारी अधिकारी बन जाएगा, कोई भी बढ़िया सुंदर लड़की मिल जाएगी, हाँ कोई टेंशन नहीं है। हाँ चंदवा चल रहा कोई नहीं, सरकारी नौकरी सब राइट फिर, है ना? इसलिए भैया लड़के लोग टेंशन मतलब, पढ़ाई कर मन लगाओ, बाकी सब चीज ठीक है। मगर लड़कियों को जरूरी है लोहे के कार्य और स्रोत। ठीक हुई बात? अब देखते हैं लोहा कैसे कैसे होता है। तो हीमोग्लोबिन का हिस्सा है, बार बार पढ़ाते आगे हो, है ना? हाँ। आपका जो रक्त होता है, इसको हम पढ़ेंगे आगे जाएंगे जब रक्त के बारे में पूरा, तो WBC RBC प्लेटलेट्स देखेंगे, हम सब चीज को बहुत अच्छे से जानेंगे, सब दिखेगा आंखों के सामने। तो भाई आपका जो रक्त है, रक्त ब्लड, रक्त ब्लड है, ये पढ़ेंगे फिर अलग से ब्लड के बारे में। सर आपका इसमें RBC होता है, WBC होता है, और क्या होता है आपको बोलिए? प्लेटलेट्स। क्या होता है? और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स होता है। ये होते हैं भैया आपके कण। ये क्या होते हैं उसमें पाए जाने वाले कण, ये कणों के रूप में होते हैं, है ना? कण के रूप में होते हैं। ठीक हुई बात है? इसमें भैया और किसका मात्रा सबसे ज्यादा है? तो रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा किसका होता है बताइए तो? किसका मात्रा होता है? जल का। तो ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा किसका होता है? जल का ही होता है। इसलिए जब काटते हैं तो जल बहता है ना, यस। उस जल, उस रक्त के अंदर क्या क्या है, तो कौन कौन से कण मौजूद है? तो कौन कौन से कण मौजूद है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ठीक होगी बात ना? RBC आपका भैया मेन इसका काम है सभी चीजों को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन ले जाके कोशिका को देना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फिर शरीर से बाहर निकालना। नाक से लिए ऑक्सीजन, फेफड़े में आया, फेफड़े से ऑक्सीजन को खींच लिया और खींच के सब कोशिकाओं तक पहुंचा दिया, वहां खाना वाना बन के ऊर्जा पैदा हो गया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर फेफड़ा तक पहुंचाया, फेफड़ा लेके बाहर कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए इसी दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भैया जो आप कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम देखिए वातावरण सारे गैसेस मौजूद हैं, जब आप सांस लेंगे तो बताइए आपके नाक के अंदर कौन सी गैस जाती है? सभी गैसेस, केवल ऑक्सीजन नहीं जाता। आप जब नाक लेते हो आप वायुमंडल का वायु खींच रहे हैं, और वायुमंडल सब मौजूद है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, है ना, सब मौजूद है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड सब मौजूद है। तब सारा गैस अंदर लेते हैं, उसमें से आपका शरीर हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन को चिपकाता है। समझ में आया कि कितना बड़ा भगवान कैसे डिजाइन किया है? आपके रक्त का हीमोग्लोबिन, RBC का जो हीमोग्लोबिन है वो केवल ऑक्सीजन को अपने चिपका लेता है, ऑक्सीजन को वहां से ले लेता है, जाके खाना वाना बनाता है, और ऑक्सीजन जलता है कार्बन के प्रेजेंट में तो CO2 बन जाता है, CO2 को वापस लाकर फेफड़े को दे देता है, और फेफड़े से भैया CO2 फिर बाहर हो जाता है। जब हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उतने दूर में सब चीज हो गया। सुनवा गया बात ना? अब इसका दूसरा चीज देखिए, तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया 1%, मान लो, है तो वो बहुत 0.0 में होता है, 1% ले लिए, तो भैया शरीर के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो भी तो आके ऐड हुआ ना, निकलते समय उसका मात्रा क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा? हाँ, आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए 1%, और जो शरीर के अंदर बना वो भी इसमें ऐड हो गया, और दोनों बाहर निकल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगा कि कम निकलेगा? नहीं समझ में आया? मान लीजिए आप वायुमंडल से 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर ले जाएगा नहीं, वो फेफड़ा तक जाएगा, ब्लड तो उसको खींचेगा नहीं अपनी तरफ, तो ब्लड भी चला गया ऑक्सीजन खींच के, वहाँ खाना वाना बनाया, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पे है, यहाँ से और कार्बन डाइऑक्साइड लाया और इसमें ऐड कर दिया, एक आया था एक और आ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया? बढ़ गया ना? अब 2 बाहर निकल रहा है, तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछेगा कि जब आप सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा एग्जॉस्ट करते समय, निकालते समय बढ़ता है कि घटता है? क्या होता है? बढ़ता है ना? यस। और ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, क्योंकि मान लो हम 10 ग्राम ऑक्सीजन ले लिए हैं, हमारा फेफड़ा शरीर जो है ब्लड वो 5 ग्राम अपने अंदर ले गया, ठीक है, वापस तो कार्बन डाइऑक्साइड लगा दे रहा है, तो ऑक्सीजन गया अंदर 10 ग्राम, मगर बाहर कितना निकला? 5 ग्राम, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम निकलती है। तो ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जाता है, निकलता कम है, कार्बन डाइऑक्साइड कम जाता है, निकलता ज्यादा है। ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन हम लेते हैं और हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो हम छोड़ रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ेगी, जो हम ले रहे हैं उसकी मात्रा कम। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक, तो इसको और समझेंगे आगे और प्रैक्टिकली समझते चलेंगे। आइए, पहला हो गया हीमोग्लोबिन के हिस्से में, RBC में भैया आपका हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसी में जो हीम है, हीम, इसी हीम में भैया आपका आयरन, इसमें जो हीम है इसी हीम में भैया आपका आयरन जो है
आपका होल्ड होता है। ठीक हो गई बातें? इसलिए भैया इसमें लिख दिया हीमोग्लोबिन का हिस्सा कौन है? लोहा। कौन है? लोहा। तो हीमोग्लोबिन, लोहा बढ़ेगा तो हीम बढ़ेगा, हीम से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन से आरबीसी बढ़ेगा, आरबीसी से कौन अच्छा हो जाएगा? रक्त। तो आपको जो सुस्ती लगता है, थकान लगता है बहुत ज्यादा आपको, तो भैया अगर आपके शरीर में आरबीसी की कमी होगी तो भी आपको ऐसा महसूस होगा। डब्ल्यूबीसी आपकी बीमारी से लड़ने के लिए मेन काम करता है, प्लेटलेट्स वगैरह घाव भरने के लिए मेन काम करता है। ठीक, आइए, जब चोट लगता है तो घाव भरने में, रक्त का थक्का जमाने में। दूसरा है ऊर्जा चयापचय के लिए आवश्यक है। लोहा किसके लिए आवश्यक है? ऊर्जा चयापचय। क्या लिखा हो रहा है? ऊर्जा चयापचय के लिए। इसको मतलब एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए। किसके लिए? एनर्जी मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म जो है ये इतने साल तक परेशान किया कि मैं बचपन से बड़ा हो गया, इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, सब चीज हो गया, जॉब लग गया, सब हो गया, फिर भी मेरे को नहीं पता कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। डॉक्टर लोग हमेशा बोलते हैं आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है। कौन बताएगा क्या होता है मेटाबॉलिज्म? मेरे को नहीं पता था, मैं बता रहा हूँ कि मैं तो गधस था, नहीं पता था मेरे को। आप बताइए, आप कौन होशियार है? फुल ठपूर संग था। वो अलग बात है कि जॉब लग गया था अपना दूसरा सब्जेक्ट करके। आप बताइए, मुझे पता है। अब इतने आसान भाषा में समझेंगे कि आपको जीवन भर याद रहेगा। ठीक है भैया, यहाँ पर आ गए हैं पोपलू महाराज को ले आते हैं। किनको ले आते हैं बोलिए? पोपलू महाराज। बोलो जोर से, अरे जोर से बोलो। कौन आने वाले हैं? बोलिए बोलिए। पोपलू महाराज कौन आने वाले हैं बताओ? पोपलू महाराज। समझ जाना, जब भी एग्जाम में किसी भी परीक्षा में आपको कोई टॉपिक समझना है और पोपलू महाराज आ गया है तो उस कठिन टॉपिक एकदम आसान करके जाएगा। ठीक, देखो कैसे। अब पोपलू महाराज अपना मुंह खोल रहे हैं, ठीक बात ना? हाँ, मुंह खोल रहा है, बोल रहा है मुझे खाना दो। अब रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, हम सब पोपलू महाराज के मुंह में डाल दिए, कुपी लगा के सब अंदर डाल दिए। सब इनके अंदर गया, ठीक है, पाचन वाचन हो गया, अब ये सब बाहर निकल गया उनके। ये तो क्या भाई, जो खाए पचा, जो अपचा वो चीज तो बाहर निकल गया। अब जो पच गया, उस पचा हुआ चीज का कहाँ चल गया? हमारे शरीर के हर सेल तक, हर कोशिका तक, हर कोशिका तक, हर कोशिका तक, हर कोशिका तक। ठीक हो गई बात? और कोशिका में जाके क्या बना? ऊर्जा बना। क्या बना? ऊर्जा बना। ठीक हो गई बात? जब ऊर्जा बन गया तो उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा। जैसे ऑक्सीजन जला तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, हीट हो रहा है तो क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। और भैया मल निकल रहा है तो क्या निकल गया? मल निकल गया, यूरिन निकल गया, नाइट्रोजनस चीज होता है वो निकल गया, पसीना निकल गया, सब निकल गया। तो ये कंप्लीट प्रक्रिया क्या है? मेटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म। अब इसका अंदर आते हैं कि एग्जैक्ट मेटाबॉलिज्म क्या है, ये समझ में आ गया ना? एग्जैक्ट मेटाबॉलिज्म क्या, बहुत अच्छे समझिए। एग्जैक्ट मेटाबॉलिज्म है कि जो आप खा रहे हैं उससे कितना ऊर्जा बना रहे हैं। क्या मैंने बोला? जो आप खा रहे हैं उससे कितना ऊर्जा बना रहे हैं। ठीक हो गई बात ना? अब पोपलू महाराज और समझते हैं, इनके साथ आ जाती हैं पोपली महारानी। कौन आ जाएंगे भैया? पोपली महारानी, दो चोटी वाली महल की रानी। अब पोपली महारानी आ गई। ठीक है भैया, देखिए अब पोपली महारानी आ गई, बोले मुझे भूख चाहिए, मला भूख लागला दाई, मुझे खाना दो बोल रही है। इनके मुंह भी हम खाना डालिए। दोनों को सेम मात्रा में हमने खाना दे दिया। इनको भी भैया 500 ग्राम, इनको भी 500 ग्राम खाना दिया, सेम चीज, एक जैसा खाना, एक ही साथ पका हुआ। इनका जो शरीर है उस खाने से 40 कैलोरी, मान लो 40 कैलोरी ऊर्जा बना पा रहा है। कितना कैलोरी? 40 कैलोरी। इनका शरीर उसी खाना से 80 कैलोरी खाना बना पा रहा है। कितना बना रहा है? 80 कैलोरी बना पा रहा है ऊर्जा। तो बताइए किसके शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा है? पोपलू। किनके शरीर का अच्छा है? बोलो बोलो, अरे बोलो। पोपलू महाराज। किनका? पोपलू महाराज। एग्जाम में यही याद आएगा, हाँ, किसका शरीर का अच्छा है? पोपलू महाराज। अब इसको और अंदर इतना समझ में आ गया ना, तो ऊर्जा जो शरीर बना पा रहा है वही हमारी मेटाबॉलिज्म है। अब रियल में मेटाबॉलिज्म होता क्या है, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं ताकि और ऊपर समझ गए, अब अंदर समझते हैं। आइए अब दोनों को हटाते हैं, अब अंदर समझिएगा। जो उसने रोटी खाया, जो उसने चावल खाया, जो उसने दाल खाया, वो जो भी खा रहा है वो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जटिल रूप है ना? और पाचन होकर क्या होगा? वो सरल रूप में टूटेगा। तो बहुत अच्छे से समझना, जो भोजन हम ले रहे हैं वो कैसा फॉर्म है? जटिल रूप है। कैसा रूप है? जटिल रूप है। इसका जब पाचन होता है तो पाचन क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या बोलेंगे? भोजन के अणुओं का, क्या बोलेंगे? भोजन के एटम्स का, भोजन के अणुओं का जटिल रूप से इसमें टूटना, सरल रूप में बदलना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से इसमें बदलना, सिंपल फॉर्म में बदलना। अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सिंपल फॉर्म में बदलना पूछेगा आपसे एग्जाम, व्हाट इज पाचन? पहले ऑप्शन रहेगा
भोजन का सरल जटिल अणुओं से सरल अणुओं में टूटना, क्या बोलेगा? भोजन का जटिल अणुओं से सरल अणुओं में टूटना, यही क्या है? पाचन। ठीक हो गई बात ना? आप जो रोटी वोटी खा रहे हो, दांत से काट के चबा दिए, और पाचन मुंह से चालू हो जाता है। दांत से काटे, वहां छोटा छोटा हो गया, फिर यहाँ अमाशय में गया, हुआ HCl उसको जला दिया, फिर यहाँ गया तो पित्त रस इससे मिला, अग्नाशय रस इससे मिला, उसको और पाचन कर दिया। क्लियर हो गई बात? उसका भी पाचन हो रहा है, तो किस में फॉर्म में टूट गया? सरल फॉर्म में। अब हम भोजन को सरल फॉर्म में तोड़ते क्यों है? क्योंकि जिस सेल से हमारा पूरा पोपलू महाराज का शरीर बना हुआ है, जिस सेल से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, वो सेल केवल सिंपल फॉर्म में ही अपना ऊर्जा बना सकती है। किस फॉर्म बना सकती है? सिंपल फॉर्म में अपनी ऊर्जा बना सकती है। ठीक हो गई बात ना? और मेटाबॉलिज्म क्या है? खाने से ऊर्जा बनाना, यही है ना मेन। अब इसको समझिए कैसे, आपको दूसरे तरीके से पूछेगा मेटाबॉलिज्म क्या है? बोलेगा मेटाबॉलिज्म दो प्रक्रिया होती है। मेटाबॉलिज्म में दो प्रक्रिया होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। क्या बोल रहे हैं? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक हो गई बातें? तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आगे और आगे पढ़ेंगे, है ना, जब पाचन पढ़ेंगे तब। पर यहाँ समझ लो, इसमें से एक प्रक्रिया में क्या होता है? भोजन के जटिल अणुओं का किसमें टूटना? सरल अणुओं में टूट जाना। तो इसमें रियल में हो क्या रहा है? कोई एक बड़ा चीज दो छोटे छोटे चीजों में टूट गया। ठीक हो गई बात? इसमें से एक हिस्सा हो गया एनाबॉलिज्म, मान लीजिए। ठीक हो गया? कैटाबॉलिज्म क्या है सर? फिर जिसको मिला करके मेटाबॉलिज्म बनेगा। मेटाबॉलिज्म दोनों को मिला के बनता है। तो कैटाबॉलिज्म क्या है, मान लो बात करते हैं, तो वो क्या है? तो सर जब ये टूट गया है, तो ये टूटा हुआ मान लीजिए आपका क्या है भैया? ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज। ठीक हो गई बातें? और दूसरा छोटा टुकड़ा जो हम सांस से ले रहे हैं, वो क्या है आपका? ऑक्सीजन। क्या है वो? ऑक्सीजन। अब दो छोटे छोटे चीजों को मिला लिए, और दोनों को मिला के हम क्या बना लिए? अपना ऊर्जा। क्या बना लिए? ऊर्जा। तो एक बड़े से दो छोटों का निर्माण, दो छोटों से एक बड़े का निर्माण, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। समझ में आ गई बात? तो दो बड़े अणु, एक बड़े अणुओं का दो सरल अणुओं में टूटना, फिर दो सरल अणुओं का जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण करना, ही क्या है? कंप्लीट। ये जो दोनों मिल गया, ये क्या है? एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म मिला क्या बन गया? मेटाबॉलिज्म। और ये बनता है तो ऊर्जा, लास्ट में बना क्या? ऊर्जा। इसलिए मैंने क्या बोला? भोजन से ऊर्जा का निर्माण ही क्या है? मेटाबॉलिज्म है। तो सिंपल भाषा में बता दोगे, साइंटिफिक इतना डिटेल बोलेगा तब भी आप बता दोगे, हर तरीके से बता सकते हो ना? यस। और मेटाबॉलिज्म पे क्या डिपेंड करेगा? आपके शरीर का पोषण, कि भाई आपको पोपली जैसे 40 कैलोरी मिला, या पोपलू जैसे 80 कैलोरी। पोपलू 80 कैलोरी पा रहा है, तो मैं पोपलू महाराज खा के देखो कैसे फैल गया हूँ, है ना? 80 कैलोरी निकाल ले रहा है मेरा शरीर। यस। इसीलिए भैया कोई खाना खाता है तो कोई शरीर थोड़ा सा खा के बहुत बड़ा फैल जाता है, और कोई बहुत खाती है, खाता है लड़का लड़की पतले पतले लोग, शरीर नहीं बड़ा होता उनका। समझा क्या मतलब? जैसे मेरा एक मित्र था चेतराम, बहुत खतरनाक आदमी। पहली बार उसको जीवन में हम लोग लेके चल गए पिकनिक। अब वो भैया एक हंडी भात बना, समझ रहे बात? वो मुर्गी बना, हम लोग खाने सब बैठ गए। अब बड़ा हंडी था नहीं, अब बड़ा हंडी, अब बड़ा हंडी सबको भैया एक राउंड दे दिए, और उसमें आधा हंडी ज्यादा चावल बचा था। अकेले पूरा दे भाई दे भाई दे भाई, अकेले आधा हंडी भात खा गया वो। सोचो, मतलब आधा हंडी, मतलब जिसमें भैया 12-13 लोग खा रहे हैं, उतना अकेले चावल खा गया वो। और वैसी का वैसी था वो। समझ रहे बात ना? हाँ। तो उसका क्या गड़बड़ था? उसका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा। तो चेतराम इसलिए आज तक याद है मेरे को भाई, बहुत खतरनाक आदमी है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो समझा गया बात? क्या होता है मेटाबॉलिज्म? शरीर में भोजन से अंतिमतः ऊर्जा का निर्माण करना। ठीक होगी बात है हल्के लैंग्वेज में। बाकी डीप में बता दी, इसमें एनाबॉलिज्म भी होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। हल्का हल्का सुन लिए हो, जब हम पाचन पढ़ेंगे और अच्छे जान जाएंगे। अब देखते हैं भाई, लोहा मिलेगा किससे? तो क्या खाओगे आप लोग? लाल मांस। फिर क्या खाओगे? मछली, अंडे की जर्दी, फलियां, सूखे मेवे, गहरे रंग का पत्तेदार साग। तो ये सब तो खाना मत, सीधा खाओगे क्या भैया? गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग। हरे रंग का पत्तेदार साग कौन है? पालक। हरे रंग का है, भाजी होता है, जमीन में मिलेगा उससे आयरन। तो आयरन खाना है तो सिर्फ क्या खाना है? भाजी खाना है। क्या खाना है? भाजी खाना है। ठीक हो गई बात? भाजी खाओगे भाई, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, ब्लड अच्छा रहेगा, ब्लड की क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो आपको एक हमेशा चुस्ती दुरुस्ती महसूस होगा, थकान महसूस नहीं करोगे। 6 घंटा पढ़ाएंगे कोई तो भी थकान महसूस नहीं कर रहा है, पढ़ाते रहो सर, चलो टीचर बहुत ज्यादा पढ़ा पढ़ा के थक के आप पढ़ते रह जाओगे, है ना? हाँ। दूसरा भाई इधर आपका है, ऊर्जा चयापचय के लिए आवश्यक होता है। ठीक, मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा होता है। अगला कौन आ गया? फ्लोराइड। कौन आ गया? फ्लोराइड। अब क्या होता है, देखो, एक होता है हम लोग कैल्शियम, एक होता है उसके साथ फॉस्फोरस। दोनों किसके लिए अच्छा है? हड्डी के लिए। हड्डी के लिए हमको क्या क्या चाहिए? कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस से केवल लोग फ्लोराइड को संबंध जोड़ देते हैं। ठीक हो गई बात ना?
आप अंतर अलग अलग रखना। फॉस्फोरस किस में आ रहा था भाई बताइए, मैक्रो में, और फ्लोराइड किस में आ रहा है, माइक्रो में। ठीक होगी बातें। आइए अब फ्लोराइड के कार्य और इसके स्रोत देख लेते हैं हम लोग। तो हड्डियों और दांतों के निर्माण में कौन सहायक है, फ्लोराइड। इसलिए कंफ्यूज मत होना, बोला था लगेगा एक ही जैसे हर जगह, और दोनों अलग अलग है, ठीक है बात ना। हाँ, दूसरे से क्या है, दंत क्षय को रोकने में कौन मदद करता है, फ्लोराइड मदद करता है। कौन मदद करता है, फ्लोराइड। ठीक हो गई बातें। Yes. अगला है पीने का पानी। जो आपका पीने का पानी है फ्लोराइड युक्त जो पीने का पानी है, और मछली और चाय पीने से क्या मिलता है, फ्लोराइड मिलता है। इसलिए आज के बाद से चाय मत पीना, ठीक है। पानी भरपूर पियो, मछली खा लो, चाय नहीं पीना, ठीक है बातें। चाय को लेकर के भी एक कहानी है। जब गांधी से, क्योंकि चाय तो चाइना से आया है, तो चाय पूरे भारतवासी गलत तरीके से पीते हैं, क्योंकि हम भारतवासी अलग एक अलग लेवल पे चलते हैं, हम लोग का कॉन्सेप्ट ही अलग लेवल पर रहता है। कैसे, चाय आया चाइना से, आज चाय दुनिया में क्यों फैला, तो इसका वजह से आपको कहानी नहीं पता होगा। कहानी ये है कि चाइना का राजा होता था, ठीक है। तो राजा क्या करता था कि 100 साल से ऊपर बहुत लंबे समय तक जिया वो, है ना, बहुत लंबे समय तक जिया। तो लास्ट में जब वो मरा, तो उसके भैया पूछे उसके आसपास करीबी से, कितने लंबे समय तक ये कैसे जी लिया, इतना स्वस्थ होकर के, बूढ़ा है तब भी घूम रहा है, फिर रहा है, जंगल में जा रहा है, सब चीज कर रहा है, क्या था इनके इतने चुस्त दुरुस्त और जवान रहने का राज, इतने लंबे समय तक जीने का राज। तो बोले चाय, ये एक पेड़ की पत्ती जिसको हम आज चाय बोलते हैं। ऐसा क्या इस पेड़ की पत्ती में, तो बोले जो भी चीज है हमारे इसको पीना है पड़ता है। इसलिए वे पत्ती तोड़ के लाते थे, उसको पानी में उबालते थे, छानते थे, पी जाते थे। अब जब आप ऐसा आप पीते हैं कि पत्ती लाए, उबाले, छाने, पी गए, तब तो चाय आप सबके लिए बेनिफिशियल है। और हम क्या करते हैं, दूध डाले, उसके ऊपर चाय पत्ती डाले, उसमें चीनी डाले, जैसे ही दूध ऐड हो गया चाय पत्ती का पूरा क्वालिटी खत्म। सुना गई बात। इसीलिए आजकल देखिए मॉडर्न जमाने में अब जो लोग होते हैं ग्रीन टी पी रहे हैं, पी रहे कि नहीं पी रहे हैं। आपको फैट लॉस करना है, चमक, चेहरे में चमक रखना है, एंटीऑक्सीडेंट बनना है, चेहरा ग्लो करवाना है, क्या पीजिए, ग्रीन टी, विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर, बस इससे से डालिए, उबालिए, गर्म पानी में पी जाइए। आजकल पी रहे कि नहीं पी रहे सबके सब, यस। तो क्यों बोल रहा कि हेल्दी रहेंगे, वेट लॉस होगा, सब चीजों को बोलते हैं ना, क्योंकि एग्जैक्टली क्या पी रहे हैं आप ग्रीन टी में, पत्ता ही तो उबाल के पी रहे हैं। यही है, वही पुराना साइंस आज है, इसको आपको ग्रीन टी बोल के ठगा जा रहा है, महंगा कर दिया गया है, ठीक है बात। तो ये वही पुराना प्रश्न। तो आपको भी अगर चाय पीना हो तो ग्रीन टी पीजिए, थोड़ा कड़वा लगेगा, पर कड़वा अच्छा होता है, हर मीठा चीज अच्छा नहीं होता। ये जीवन की हर जगह याद रखिएगा, है ना। मैं ज्यादा पढ़ा दूं, कभी डांट दूं, कभी फटकार दूं, तो मैं कड़वा हूँ तो अच्छा हूँ, याद रखना बेटा, ठीक है। प्यार से गुल गुल बात करते रहो, पूरा से निकल जाए एक महीना, एग्जाम बैठे तब एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहा है, तो बेटा उस दिन रहोगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आयोडीन के कार्य और स्रोत हम लोग देख लेते हैं। तो थायराइड हार्मोन में, याद रखिएगा, आयोडीन जो हम खा रहे हैं नमक के साथ, वो किसमें मदद करता है, तो थायराइड हार्मोन में पाया जाता है, जो वृद्धि, विकास और चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को विनियमित करने में मदद करता है। अब जो आयोडीन है क्या चीज को कंट्रोल करता है, आपके शरीर के वृद्धि को, किसको कंट्रोल करता है, आपके शरीर के वृद्धि को, आपके शरीर के विकास को, और किसको, मेटाबॉलिज्म को। ठीक हो गई बात। अब तीनों चीज आपस में रिलेटेड है। जब आप जो खाना खा रहे हो वो अच्छे से पचेगा, अच्छे से मेटाबॉलिज्म होगा, तभी तो आपके शरीर का वृद्धि विकास होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, अच्छे से मेटाबॉलिज्म होगा तभी शरीर अच्छे से बनेगा। और इसको कौन कंट्रोल करता है, आयोडीन। और आयोडीन किसका खुराक है, थायराइड का। किसका भैया, थायराइड ग्रंथि का। थायराइड ग्रंथि हमारे यहाँ गले में पाया जाता है बेटा, ठीक होगी बात। गले को अगर मैं ऐसे फाड़ के निकाल दूं, ठीक है बात, मैं फाड़ के निकाल दिया और इसके गले में डाल दिया, देखो आगे मेरा गला यहाँ निकल के, तो इसी गले में, यहाँ पे आपके गले में ऐसे ही ऐसा बना एप्पल जैसा एक सेव बना हुआ है, ये जो बड़ा सा दिख रहा है आपको, यही है थायराइड ग्रंथि। क्या है ये, थायराइड ग्रंथि। ठीक हो गई बात। अब इसी थायराइड ग्रंथि को जब आप उल्टा करेंगे तो इसका सामने वाले हिस्सा जो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, समझ में आ गई बात। अब इसी को मैं मोड़ के ऐसे कर देता हूँ, ठीक होगी बात ना। जैसे आप इसको ऐसे करके देखोगे तो आपको ये थायराइड ग्रंथि जो आपको दिख रहा है, इसके इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में ऐसे चार छोटे छोटे डॉट होंगे, 1 2 3 4, उनको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि। मतलब थायराइड किस चीज को बढ़ा रहा है, तो पैराथायराइड कम करेगा। पैराथायराइड किसी चीज को कम कर रहा है तो थायराइड उसको बढ़ाएगा। मतलब शरीर में ऑटोमेटिक दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए होते हैं। और ये देखिए खास बात कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और दोनों एक साथ में ही है। थायराइड में कौन है, पैराथायराइड। समझ में आ गई बात ना। Yes. तो जो थायराइड है वो आपके शरीर के वृद्धि, विकास, सब चीज को कंट्रोल करता है। इसलिए अगर आपको आयोडीन युक्त नमक नहीं दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आज हम बोलते हैं ना, इस नमक में आयोडीन है, आयोडीन युक्त नमक खाइए बोलते हैं ना। अगर आप अपने बच्चे को आयोडीन युक्त नमक नहीं देंगे, वो मानसिक विकार से ग्रसित हो जाएगा, उसका ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा, वो अर्ध बुद्धि का हो जाएगा, पागल जैसा बिहेव करेगा, उसको बुद्धि डेवलप ही नहीं होगा। सुना की बात। इसलिए आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी है।
बहुत ज्यादा जरूरी है। सुना की बात? यस। इसलिए ध्यान रखिएगा। और आयोडीन जब आप खाते हैं तो किसको आकर के कंट्रोल करता है? किसके लिए खुराक है आयोडीन? थायराइड के लिए। किसके लिए खुराक है? थायराइड के लिए। ठीक होगी बात ना? यस। और थायराइड आपका छोड़ता भैया थायरोक्सिन हार्मोन। आप सुनिए थायराइड की बीमारी होता है, शरीर फूल जाता है, किसी का पचक जाता है। थायराइड दो प्रकार के होते हैं, एक शरीर जो फुला देता है, एक शरीर को जो पचका देता है ना। एक पतला रहने वाला थायराइड, किसी को पतला थायराइड होता है तो आदमी कहीं मोटा नहीं हो सकता। जिसको मोटा होने वाला थायराइड है वो भी पतला होने की कोशिश करता है, तब भी बार बार शरीर फूल जाता है। ठीक हो गई बातें? तो इसी थायराइड ग्रंथि से कंट्रोल होता है। थायरोक्सिन हार्मोन इससे निकलता है। जो भी ऐसी ग्रंथि होगी ना, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि से निकलेगा हार्मोन निकलेगा। क्लियर हो गई बातें? यही जो आपका थायराइड है ये शरीर के वृद्धि विकास के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि किसको कंट्रोल कर रहा है? आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। ठीक, तो मेटाबॉलिज्म उससे शरीर का वृद्धि विकास सबको कंट्रोल करता है। कौन? थायराइड। थायराइड के लिए खुराक कौन है? आयोडीन। कौन थायराइड के लिए खुराक? आयोडीन। वेरी गुड, तो प्रैक्टिकली सीखते चलिए। समुद्री भोजन से आपको मिलेगा। समुद्री भोजन क्यों? क्योंकि समुद्र वाला भोजन खारा, खारा वन नमक, नमक वन आयोडीन। ठीक हो गई बात? दूसरा, आयोडीन युक्त मिट्टी में उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ। अब जो मिट्टी है उसमें कोई भाजी उगा रहे हो तो वो मिट्टी में अगर आयोडीन है तो भाजी में भी आ जाएगा आयोडीन, ऐसा। दूसरा, आयोडीन युक्त नमक खाने से, और आप मेजरली इसी को खाते हो क्योंकि हम तो छत्तीसगढ़ी है, हमारे समुद्र वाला खाना तो आता नहीं है। आता तो बहुत महंगा होता है, झींगा उंगा, हम लोग खाते नहीं है, तो हम लोग क्या खा सकते हैं? बस आयोडीन ही। और लास्ट में ब्रेड और क्या, डेयरी उत्पाद। ठीक हो गई बातें? इन सबसे आपको क्या मिलता है? आयोडीन। हो गया बात? आगे बढ़ते हैं। अगला है तांबे का कार्य। किसका कार्य बेटा? तांबे का कार्य। फंक्शन एंड सोर्स ऑफ कॉपर। कई एंजाइमों का हिस्सा होता है। क्या बोल रहा है? कॉपर। कॉपर जो है बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं। अब एंजाइम क्या होता है? हार्मोन जो होते हैं ना बेटा, वो शरीर की अलग अलग क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। ठीक होगी बात? तो शरीर में दो तरीके के रस निकलते हैं, एक हार्मोन और एक एंजाइम। क्या बोला मैंने? एक हार्मोन और एक एंजाइम। शरीर जो हार्मोन है शरीर के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करेगा। ठीक हो गई बात ना? जैसे अगर माता है, माँ, कोई माँ है, उसको अपने बच्चे को देख करके ममता आ रहा है ना। ये जब माँ है, जब बच्चे को जन्म देती है तो ऑटोमेटिक उनके स्तन में दूध आने लगता है। ठीक हो गई बात ना? इसके पीछे जो आपको ममता का फीलिंग आ रही है, किसी को देखकर प्यार वाली फीलिंग आ रही है, किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी को मुंह तोड़ता समन कर रहा है, जो भी आपका फील आ रहा है ना बेटा, सब इज ए, ऑल थिंग इज ए बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन। क्या है सब? बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन। आपको सामने वाले किसी को देख के जो फीलिंग आ रहा है, गुस्सा, प्यार, इश्क, मोहब्बत, ममता, दुलार, एक्साइटमेंट, खुशी, चियरिंग, जो भी आप फील कर रहे हो, सब हार्मोन करवा रहा है। कौन करवा रहा है? हार्मोन्स। ठीक हो गई बात? तो हार्मोन्स हमारे शरीर के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। ठीक हो गई बात है? एंजाइम क्या करता है? एंजाइम भोजन के पचने में सहायता करता है। साइड साइड से क्या करता है एंजाइम? भोजन के पचने में सहायता करता है। ठीक हो गई बात ना? जैसे इंसुलिन हार्मोन एक हार्मोन है, उसी से आपका एंजाइम भी निकलता है पेंक्रियास से। ठीक, इसलिए पेंक्रियास से हार्मोन भी निकलता है और वो भी निकलता है एंजाइम भी, इसलिए उसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि बोल देते हैं। ठीक हो गई बात ना? आगे बाकी हम इसको भी पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है, आपके सिलेबस में तो ऐसा नहीं दिया है, देखेंगे इसको कैसे करेंगे, होगा तो पढ़ा देंगे उसको भी, है ना। आओ आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो जो बहुत सारे एंजाइम हैं ये किसमें मदद करते हैं? भोजन के पाचन में। इनको बस मेन काम क्या है? भोजन को पचाना अच्छे से। ठीक हो गई बात? और भोजन जितना अच्छे से पचेगा उतना अच्छे आपके शरीर में लगेगा, उतना शरीर आपका ग्रोथ करेगा। यस। लौह चयापचय के लिए आवश्यक। अब जो लोहा आप खा रहे हैं वो आपके शरीर में ये अच्छे से पच करके आपके शरीर में ऐड हो, उसका शरीर में बेनिफिट दिखे, तो लोहा बस खाने से नहीं होगा, लोहा पचना भी चाहिए, आयरन पचना भी चाहिए, शरीर में लगना भी चाहिए। वो लगने में कौन मदद करता है आपको? कॉपर। कौन मदद करता है? कॉपर मदद करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्यार, इश्क, मोहब्बत है, इज नथिंग बट अ हार्मोनल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हार्मोनल रिएक्शन। इसलिए प्यार कुछ और नहीं, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक प्रक्रिया है, और कुछ नहीं है बेटा। ठीक हो गई बात ना? ये बात याद रखना, जब आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा सब। और एक यहाँ पे एक बात आता है कि देखिए आप बचपन से जिस अनुभूति से बड़े हो रहे हैं, ठीक है बात, तो जिस अनुभूति से आप बड़े हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है कि हाँ इस टाइप का लड़का मुझे पसंद, इस टाइप की लड़की मुझे पसंद, इस टाइप का आदमी पसंद, उस टाइप का नेचर पसंद। आपके अंदर एक फिट हो गया, ऑटोमेटिक प्रोग्राम बन गया है। इसलिए हर किसी को देख के आपके अंदर वो हार्मोन भी नहीं निकलेगा। ठीक हो ये बात ना? लाइफ कोई वैसे स्पेशल वन दिखेगा तभी वो हार्मोन निकलेगा, तभी आपको लिए उसके प्रति इमोशनल फील होगा, तभी आप इमोशनली उससे अटैच हो पाएंगे। ठीक। हाँ, और ये हमेशा बता रहा हूँ कि इमोशन में डूबना क्यों नहीं है, क्योंकि याद रखना है, अरे दिमाग हार्मोन छोड़ के बोल रहा है कि डूब जाओ उसके चक्कर में, है ना। दिल का इसमें कोई रोल नहीं है, प्यार दिमाग ही करता है। दिल को फुर्सत ही कहाँ है, 24 घंटे धक 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 कर रहा है, बेचारा टाइम ही नहीं है। अगर दिल प्यार करने लग जाएगा तो आपको दबा के मुआ देगा, है ना। 24 घंटे बेचारा दब रहा छोड़ रहा, दब रहा छोड़ रहा, खत्म कहानी। ठीक है। तो इस वजह दिल के पास टाइम नहीं है प्यार करने का। किसके पास टाइम है? दिमाग के पास। गुस्सा किससे करता है आदमी? दिमाग से। ठीक है।
ये बात ध्यान रखिएगा। तो आदमी कई बार बोल देता है, अरे वो तुम गुस्से में ऐसे ऐसे बोल गए यार, दिल से नहीं बोला था, तो सही बोलता है आदमी, क्योंकि गुस्सा करना किसका काम है, दिमाग का, दिल का नहीं, ठीक है। तो वैसे प्यार भी है, नहीं नहीं मैं तेरे से दिल से प्यार करता हूँ, चल झूठे बोलना, गुस्से के समय दिमाग, इस समय दिल, सब पढ़ा हुआ हूं मैं बोलना, ठीक है ना। आप पढ़ लीजिए, जो भी इमोशंस आ रहा है सब किसके पीछे जिम्मेदार है, दिमाग का हार्मोन्स, ठीक हो गई बात है ना, यस। और सभी हार्मोन्स के जो मास्टर हार्मोन होता है वो कहते हैं पीयूष ग्रंथि, ठीक है बात ना, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो भैया किससे मिलता है आपको तांबा, तांबा मिलता है फलीदार सब्जियों से, मत बोलते ना घर के लोटे से जिससे जल चढ़ाते हैं, है ना। हाँ, फलीदार सब्जियों से, फलियों लिखा है जिसमें भी फली होता है, झुनगा मुनगा ये सब जिसमें जिसके अंदर बीज हो, ठीक है, जो खाते हैं आप, फलीदार सब्जियां, मेवे, बीज, बीज वाला चीज बता दिया, साबुत अंग मांस, पीने का पानी, ठीक है, ये बात है। स्पेशली ध्यान रखना है कि पीने का पानी से मतलब यहाँ पे है कॉपर के लोटा में रख दिए, हेलो हेलो हेलो, है गुस्सा आ गया भाई, ठीक है। तो पीने का पानी मतलब रात में कॉपर के पानी लोटे में रख दिए, सुबह उठे खाली पेट पी लिए। अब लोग क्या करते हैं, बोलेंगे कॉपर वाटर इज गुड फॉर हेल्थ, तो लोग क्या करने लगे, 24 घंटा कॉपर में पानी भर के रखें और उसी को पी रहे हैं, कॉपर का मटका ले आए, कॉपर का गुंडी ले आए, उसी में पानी भरा हुआ है, 24 घंटा निकाल के उसी से पी रहे हैं, नहीं करना है। क्योंकि शरीर में किसी भी चीज की अधिकता भी नुकसानदायक है और कमी भी नुकसानदायक। और कमी तो ठीक है कि कमी हो रहा है तो खा लो, ठीक कर लो, अधिकता होगी तो उसको निकालने में बहुत दिक्कत है। और जो अधिक होता है वो सीधा कैंसर करता है। आरबीसी है तो ऊर्जा महसूस होगा, एनर्जी महसूस होगा, आप दौड़ेंगे कूदेंगे फादेंगे, ज्यादा हो गया ब्लड कैंसर। शरीर में आपका घाव भर रहा है, घाव भर के जितना भरना चाहिए तो भैया सही है, घाव से ऊपर मांस आने लग गया, स्किन कैंसर। सुना गई बात, यस। तो सबके, हम सबके अंदर कैंसर वाले सेल मौजूद हैं, इसका मतलब कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं जो अचानक से होती है, हम सब बने ही कैंसर सेल से हैं। क्योंकि हम जितने छोटे से जितना बड़ा हुए हैं, तो मेरा हाथ इतना छोटा सा जितना बड़ा हाथ हो गया मेरा, तो इसमें सेल डिवीजन हुआ होगा ना, सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन का मतलब ये कैंसर। मगर जब वो क्या हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, तब वो कैंसर कहलाता है, उससे पहले सेल डिवीजन। अनियंत्रित का मतलब, अगर नियंत्रित है तो भाई यहाँ मेरा ऐसा कट गया तो उतने दूर को भरा, हो गया काम उसका खत्म, वो नियंत्रित है। पर इसको भर दिया और इसके ऊपर वैसे मांस आने लग गया, सेल डिवीजन हो ही रहा है, यहाँ से एक तो अलग से हाथ निकल जा रहा है, अलग से उंगली निकल जा रहा है, अलग से मांस का लूथड़ा बन जा रहा है, वही क्या है, कैंसर। तो हम सबके अंदर मौजूद होता है कैंसर। अब आप समझिएगा, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग पूछते हैं अपनी संस्कृति के बारे में कि कैसा सर हमारा इंडियन संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति है, औरतों को बस उपवास रखता है, रखवाता है, मर्दों को उपवास नहीं रखवाता, बोलते हैं नहीं बात, बहुतों मन में आता होगा। इसलिए रखवाता है क्योंकि कैंसर सेल से कैंसर होने का सबसे ज्यादा चांस वुमेन की बॉडी में होता है। सुना गई बात। इसीलिए कैंसर से बचने का एकमात्र उपाय क्या है, ना कोई दवाई, ना कोई मेडिसिन, ना कीमोथेरेपी, कैंसर हो ही मत, इससे बचने का एकमात्र उपाय है फास्टिंग, उपवास या व्रत। जब आप सेल, आप बताइए आपका सेल डिवीजन होगा कब, जैसे आपके शरीर को 50 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, आप 50 कैलोरी लायक खाए, 50 कैलोरी खत्म कर दिए, तो शरीर में कुछ भी और एक्स्ट्रा होने के लिए ऊर्जा बचा क्या, नहीं। तो आप ज्यादा खा रहे हो, 50 कैलोरी का जरूरत था, 50 कैलोरी बाद 70 कैलोरी हो गया, 20 कैलोरी एक्स्ट्रा है, उससे सेल डिवीजन होगा, भैया एक समय तक मोटापा टोपा बढ़ेगा, सब चीज ठीक है, तो शरीर में कुछ गड़बड़ हो गया तो वही भैया आपका शरीर में कैंसर पैदा कर देगा। इसका मतलब मेन दिक्कत क्या है, ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा फूड खाना, बहुत ज्यादा भैया सड़की फूड खाना, रोड का फूड खाना, बाहर का खाना खाना। जब आप ये खाते जाते हैं तो जितनी ऊर्जा चाहिए उससे ज्यादा ऊर्जा इसमें होती है, शरीर में एक्स्ट्रा ऊर्जा चला गया, वही भाई सेल डिवीजन को मदद कर दिया और वही एक्स्ट्रा ऊर्जा से कैंसर हो गया। इसको कम कैसे कर सकते हैं, फास्टिंग। अब आप खाना खा ही नहीं रहे हो, तो जो सेल, कैंसर सेल कहीं जन्म लेने वाला होगा, उपवास रख दिए तो वो तो बेचारा भूखे मर गया। क्योंकि वो बड़ा कब होता है, जब उसको एक्स्ट्रा मिलता है ना। आप भूखे रह गए, आपके शरीर में खाना ही नहीं गया, तो आपका जो स्टोर्ड फैट है वो तो आपको जिंदा रख लेगा एक दिन दो दिन के फास्टिंग में, और वो तो भूखे मर जाएगा ना। सुना की बात। इसीलिए फास्टिंग जैसी चीज हमारी संस्कृति में है, विदेशियों के में नहीं, और इसलिए आज विदेश में कैंसर का रेट भारत से कई गुना ज्यादा है। सुना की बात ना। जैसे हमारे यहाँ कैंसर पहले और हार्ट अटैक पहले केवल मिथुन के मूवी में हीरोइन के बाप को होता था, क्योंकि मिथुन गरीब होता था और उसकी भी गर्लफ्रेंड जो होती थी वो बेचारी रईस होती थी, तो वो बेचारा गरीब से प्यार करती थी, तो उसके बाप को हार्ट अटैक आ जाता था, बेटी तू गरीब से प्यार कर ली, मैं क्या करूंगा बेटी। तो केवल मूवी में पहले हार्ट अटैक होता था, मगर जब से मार्केट में बहुत सारे रिफाइंड ऑयल आने लग गए, तले हुए भोजन आने लग गए, पिज्जा बर्गर ऐसी चीजें आने लगी जिसमें मेयोनीज फ्योनीज जो डल रही हैं, ऐसी चीजें जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरी कंटेंट है ना,
तो जब से ये आ गया मार्केट में तब से आप देखिए, गौर करके देखिए, रिफाइन ऑयल और ये सब तली हुई चीजें जब से मार्केट में आ गई तब से कैंसर और हार्ट अटैक घर घर का हिस्सा हो गया। अब आपको केवल मिथुन की मूवी में नहीं, हर घर के आसपास सुनाई देगा कि उनको हार्ट अटैक आया था, सुना गई बात ना, ये आसपास 10-20 लोग में किसी को एक जन को कैंसर है, ऐसा रिस्क बढ़ गया है। हार्ट अटैक तो आजकल कॉमन हो गया, अब हर घर में आने वाला है, हम सबके माता पिता को आने वाला है एक उम्र के बाद, गारंटी है। इसलिए मैं हर साल माता पिता का चेकअप करवाता हूँ एडवांस में, रूटीनल चेकअप। इसलिए मैं माइनर, जब मैं चेकअप करवाया अपोलो में तो माइनर ब्लॉकेज निकला भी मेरे फादर के में, मैं पहले इसको ट्रीटमेंट करवा दिया। इसलिए हर एक साल में एक बार करवाता हूँ मैं, ताकि आए ही मत। और भैया कैंसर का कैसे करें इलाज? तो कैंसर का एक ही इलाज क्या है, फास्टिंग, फास्टिंग और फास्टिंग। सुनवा गई बात ना। और दूसरा क्या कर सकते हैं कैंसर का, तला हुआ चीज कम खाइए, ठीक हो गई बातें। दूसरा, आपके शरीर स्किन को बूढ़ा करेगा, चमक कम करेगा, झुर्री ला देगा, वो तो है ऑक्सीजन। कौन होता है, ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन। अब उसको मारता कौन है, एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि सेव। इसलिए बोलते हैं एप्पल्स वंस अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप एक दिन एक सेव खाएंगे तो जो सिंगल है वो है ऑक्सीजन, वो सेव से रिएक्ट करके मर जाएगा, तो आपका स्किन बच जाएगा। और भाई सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, जो फ्री ऑक्सीजन होता है, फ्री ऑक्सीजन, वो किस में मिलता है, तले हुए भोजन में। अब सर घर में अगर मैं पापड़ छान के खा रहा हूँ तो होगा क्या, नहीं। मार्केट में जब एक ही तेल में कोई चीज बार 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 छनती है ना, तो जितनी बार वो छन रही है उसमें फ्री ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जा रही है। और जब वो फ्री ऑक्सीजन वाली चीज आप खाएंगे तो आपके शरीर में फ्री ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। और जितना ज्यादा आप खाएंगे आपके स्किन पे, चेहरे की चमक कम, चेहरे का चमक कम, स्किन पे झुर्री, बुढ़ापापन, ये सब आपको दिखने लगेगा। सुना गई बात। इसलिए एक बार आप गौर कीजिए कि कोई ऋषि महात्मा योगिनी होती है जो सब चीज नहीं खाती, एकदम सात्विक आहार खाती है, उसके चेहरे में कितना चमक रहता है, रहता नहीं रहता। और हम लोगों को चेहरा देखिए, फेस वॉश करते हैं तब भी 5 मिनट में दसी हो जाता है, गरीब टाइप का है कि नहीं है। हाँ, ये अंतर है, हमारे अंदर क्या डाल रहे हैं उसी से सब चीज डिपेंड करता है, ठीक है। हम्म, आइए। तो लौह चयापचय के लिए आवश्यक होता है, कई एंजाइमों का हिस्सा होता है कौन, तांबा, कॉपर। पता चल गया किससे मिलता है, आगे बढ़ते हैं। मैंगनीज, अब अगला क्या है, मैंगनीज। मैंगनीज के कार्य और स्रोत, फंक्शन एंड सोर्स ऑफ मैंगनीज। तो मैंगनीज वसा और कार्बोहाइड्रेट चयापचय, कैल्शियम अवशोषण और रक्त शर्करा विनियमन में भूमिका निभाता है। तो जो मैंगनीज है क्या क्या चीज मदद करता है आपके लिए, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, ठीक। वसा से जो फैट खाए हैं उससे ऊर्जा बनाने में, कार्बोहाइड्रेट जो खाए हैं उससे ऊर्जा बनाने में। चयापचय मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या समझना है, ऊर्जा बनाना। तो जब कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, वसा खा रहे हैं, उससे ऊर्जा बनाने में कौन मदद करता है आपको, कौन मदद करता है, मैंगनीज। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में कौन मदद करता है, मैंगनीज। जो आप खाना खा रहे हैं उसमें कैल्शियम खींचने में कौन मदद करता है, मैंगनीज। रक्त शर्करा विनियमन में, रक्त शर्करा विनियमन का मतलब क्या हो रहा है कि हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा कितनी रहेगी, इसमें कौन मदद करता है, मैंगनीज। कैसे सर, आपके बताइए, जब किसी को बड़ी शरीर में शुगर बढ़े, हम बोलते हैं शरीर के शरीर में शुगर हो गया, इनको डायबिटीज हो गया, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या, तो डायबिटीज का ही आपको बताते हैं आज, इसको प्रैक्टिकली समझ लीजिए ताकि आपको याद रहे एग्जैक्टली, ताकि आपको रटना ना पड़े। भैया आ गए, कौन आ गए आपके सामने बताइए, अब हंस रहे हैं, कौन आ गए, पोपलू महाराज। पोटलू नहीं रे, पोपलू, पोपलू लिख देता हूँ, ये गलत नाम मत बोलना, गुस्सा हो जाता है ये। पोपलू कौन है, पोपलू महाराज, हाँ, ये क्यूट नाम है प्यारा सा। पोपलू महाराज आ गए, तो हम बोलेंगे सर इनको डायबिटीज हो गया, क्या हो गया इनको, डायबिटीज हो गया है, डायबिटीज हो गया है, शुगर की इनको बीमारी हो गई है। इसका मतलब ये इनके नसों में जो खून है, खून 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 खून, उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है। किसकी मात्रा बढ़ गई है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है, और कुछ नहीं। किसकी मात्रा बढ़ गई है, ग्लूकोज की, ठीक है बात है। तो डायबिटीज इज नथिंग बट अ प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन अ ब्लड। आपके रक्त में कितनी ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज उपस्थित है, वही क्या है आपका, डायबिटीज है। क्या है वही, डायबिटीज या शुगर। अब सर ग्लूकोज अगर ज्यादा तो उसको कम कर देते हैं, तो भाई जो भी अनाज खा रहे हो सब में तो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट से ही पाचन से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो वो क्या कम करना पड़ेगा, जिसको डायबिटीज है उस आदमी को क्या करना पड़ेगा, अनाज खाना कम करना पड़ेगा। क्या खाना कम करना पड़ेगा, अनाज। तो क्या खाना चाहिए, खीरा, ककड़ी, सलाद, भाजी वाजी, दूध। सुना की बात ना, दूध में हल्का कार्बोहाइड्रेट है, पर अनाज को आप कम खाइए, खीरा ककड़ी सब्जी से अपना पेट ज्यादा भरिए, तो ऑटोमेटिक आपके शरीर में कुछ दिन शुगर कंट्रोल होने लगेगा, ठीक हो गई बात। और उसके बाद भी एक समय होता है, शुगर को कंट्रोल कौन करता है, तो पोपलू महाराज के यहाँ पे स्टमक में, यहाँ जो आपका स्टमक होता है इनका, ठीक हो गई बात ना, इनका जो है स्टमक है, इसके जस्ट पीछे होता है पेंक्रियाज। क्या होता है, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज में जो यहाँ पे एक हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। कौन सा निकलता है,
इंसुलिन। तो इंसुलिन हमारे शरीर में बेटा ऑटोमेटिक निकलता है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन किससे निकलता है? पैंक्रियास से, अग्नाशय से। तो ये जो इंसुलिन है वही क्या करता है, ये जो ब्लड में ग्लूकोज है ना, तो जैसे ही हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ेगा तो हमारा शरीर सब चीज खुद से मेंटेन करता है। जैसे ही शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, तुरंत पैंक्रियाज अपने में से क्या निकाल देगा, इंसुलिन हार्मोन निकालेगा। इंसुलिन हार्मोन इस ग्लूकोज को जो आपको शुगर करता है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन। इसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में। और अब ग्लाइकोजन जिस रूप में कन्वर्ट कर दिया इसने, इसका मतलब ग्लाइकोजन क्या है, ये भैया एक एटम है ग्लूकोज, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर के क्या बनता है, ग्लाइकोजन। क्या बनता है, ग्लाइकोजन। तो अब बताओ, अभी तक अगर यहाँ पे ग्लूकोज थे 1 2 3 4 5 और एक 6, और ग्लाइकोजन क्या है, इन दोनों को मिला के एक, इन दोनों को मिला के एक, इन दोनों को मिला के एक। अब कितना मात्रा हो गया, 3। 6 से कितना हो गया, 3। क्लियर हो गई बात ना, तो मात्रा कम हो गया ना। और जो ग्लाइकोजन है उसको शरीर स्टोर करके रखता है एनर्जी के रूप में। जब कभी भैया आप कार्बोहाइड्रेट खाना भूल गए, आप अनाज नहीं खा पा रहे हो, खाना नहीं खा पा रहे हो, आप उपवास रह रहे हो, फास्टिंग रह रहे हो, तो जो जमा हुआ ग्लाइकोजन है फिर इसी आपके पैंक्रियाज में से निकलता है ग्लूकागॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन क्या करते हैं कि पैंक्रियाज का पूरा खेल, ग्लूकागॉन जाता है उड़ते 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 और इस ग्लाइकोजन को तोड़ देता है 2 ग्लूकोज में, और फिर से आपको शरीर में ऊर्जा आ जाती है। तो जब फास्टिंग रहती है तो ऊर्जा कैसे बन रही, समझ में आ गया बात ना। यस, इसलिए फास्टिंग रहना बहुत जरूरी है। ठीक हो गई बात। यस, ताकि शरीर में जो भी एक्स्ट्रा है उसको भी यूटिलाइज करना है शरीर के लिए, तो फास्टिंग रह लीजिए। याद रखना, फास्टिंग से मरोगे नहीं, इसलिए फास्टिंग रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। तो बताइए, शरीर में बढ़े हुए शर्करा की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा को कौन कम करता है, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन ग्लूकोज को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में। किससे निकलता है, पैंक्रियास से। पैंक्रियास से अगर आपके शरीर में शुगर की मात्रा कम हो गई है, आपको चक्कर आ रहा है, बेहोशी आ रहा है, ऊर्जा नहीं है, तो भैया कौन सा हार्मोन छोड़ेगा पैंक्रियास, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन किसके पास जाएगा, ग्लाइकोजन के पास, उसको किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज फिर से आपको ऊर्जा दे देगा। यस, तो समझ में आया शरीर कैसे अपने लिए आपको जिंदा रखता है, ऐसे जिंदा रखता है। ठीक हो गई बात ना, प्रैक्टिकली दिखा ना पूरा, यहाँ से निकल रहा है, जा रहा है, इसको तोड़ रहा है, इसको बना रहा है। ठीक, यस। तो भैया याद रखना, ये है ग्लूकोज, ये है ग्लाइकोजन। क्या भैया आपका, ग्लूकोज किस में बदल जाता है, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कौन बदल देता है, तो ग्लूकागॉन। ग्लूकोज को गॉन कर दिया, ग्लूकागॉन। क्या बोला, ग्लूकागॉन। ठीक हुई बात। अब ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन कौन बदलता है, इंसुलिन। और इंसुलिन और ये ग्लूकागॉन दोनों किससे निकलता है, पैंक्रियास अग्नाशय से। ठीक हो गई बात ना। यस, याद रखिएगा। अब जो उसमें इंसुलिन निकला ना, इंसुलिन, उस इंसुलिन के निर्माण के लिए जरूरी होता है कौन, मैंगनीज। कौन, मैंगनीज। तो मैंगनीज से अच्छा होगा क्या बनेगा, इंसुलिन। इंसुलिन से क्या होगा भैया, कहाँ गया हमारा, शर्करा विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका, आपके रक्त में डायबिटीज के कंट्रोल में भूमिका। समझ में आ गई बात। क्या चीज, शुगर। हाँ, जेनेटिक ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा कि पैदा हुए तो ऐसा है, मगर जेनेटिक हो सकता है। हाँ होता है ना, जेनेटिक होता, बोलते होता है जेनेटिक, मगर ऐसा नहीं कि सब में प्रभाव देखने मिलेगा। मुद्दा है कि उसके बैरियर कौन है, बैरियर इन द सेंस, जैसे कई बीमारी होता है जो केवल बेटियों में पहुंचता है, और कई होता है जो केवल बेटों में ट्रांसफर होता है, तो बैरियर पर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी जेनेटिकली ये सब हो सकते हैं बीमारियां। आजकल तो सब चीज हो रहा है। अब आज के जमाने तो लेटेस्ट लेटेस्ट बीमारी, एक से एक बीमारी निकल रहा है ना। पहले सब बीमारी नहीं था, अब आजकल निकल रहा है। दूध से एलर्जी हो जा रहा है लोगों को, है ना, दूध वाला इन्फेक्शन है। जैसे मेरी माता जी को भी दूध वाला इन्फेक्शन, दूध या दूध का प्रोडक्ट खा लेंगी तो असहनीय दर्द हो जाएगा, जानलेवा। तो आजकल एक से एक लेटेस्ट लेटेस्ट बीमारी है, क्या बोल सकते हैं हम आज का। तो होता है जेनेटिकली, आता है सब चीज। ठीक हो गई बात। बाल झड़ना, चंदापन, चंदला हो जाना, ये हाइट नहीं बढ़ना। जैसे मेरा हाइट नहीं बढ़ा, मेरे पिताजी सब मेरे घर में सब 6 6 फीट के हैं, सब डिफेंस लाइन वाले हैं। मेरी मम्मी छोटी है इसलिए मैं छोटा हो गया। सुनना क्या बात, हाँ, ये मुद्दा हो गया। तो सब कुछ जीन्स का तो असर पड़ता ही है। खाद्य पदार्थों में व्यापक रूप से, विशेष रूप से पौधों के खाद्य पदार्थ में क्या मिलता है आपको, मैंगनीज। पौधों के बोल, इसलिए आपको क्या खाना चाहिए, भाजी। अरे आप सब बीमारी के एक ही इलाज है, दूध पियो भाजी खाओ, दूध पियो भाजी खाओ, पूरा शरीर परफेक्ट। आपको शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ। बाकी मूंगफली सूंगफली खाया करो, मूंगफली चना फना, इसके लिए आपको कुछ नहीं खाना है।
सुना गई बात ना। मूंगफली चना वना गुड़ उड़ खाओ, उसका केवल भाजी खाओ, दूध पियो, बाकी सब थोड़ा सा चावल रोटी खा रहे हो, सब राइट है, चावल दाल रोटी। और जो कुछ नहीं चाहिए आपको शरीर को, उतने में खुश है वो। अगला कौन बच गया? सेलेनियम। सेलेनियम के कार्य और उसके स्रोत में, सेलेनियम जो होता है क्या होता है? ये एंटीऑक्सीडेंट। तो शरीर में जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, जो हमें शरीर को बूढ़ा कर रहा है, सेल्स को मार रहा है, उससे बचाने का काम कौन करता है? सेलेनियम। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट यौगिक होते हैं जो ऑक्सीकरण को रोकते हैं। किसको रोकते हैं? ऑक्सीकरण को। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का नष्ट होना। जैसे ये लोहा है, आयरन में ऑक्सीजन आके रिएक्ट किया आसपास के मॉइस्चर के प्रेजेंट में, इसको बना दिया आयरन ऑक्साइड। ऑक्साइड बनाए तो आयरन ऑक्साइड किसको बोलते हैं हम लोग? जंग को। तो लोहे को खराब करता कि नहीं करता जंग? यस। तो जहां ऑक्सीकरण होगा उसका नाश होना तय है। ठीक हो गई बातें? यस। तो ये बोल रहा है ऑक्सीकरण को रोकता है कौन? सेलेनियम। एक रासायनिक प्रतिक्रिया जो मुक्त कणों और श्रृंखलाओं प्रतिक्रियाओं का उत्पादन कर सकती है, जो जीवों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। तो मुक्त ऑक्सीजन किसको नुकसान पहुंचा सकती है? आपकी कोशिकाओं को। किसको? कोशिका को। और आपका शरीर बना ही किससे है? कोशिका से। किससे बना है? कोशिका से। कोशिका से भी ऐसी नहीं बना है, आइए आपको समझाते हैं। कोशिका से कैसे बनता है? तो मान लो ये कोई सेल है, ये कोई कोशिका है, अभी पढ़ाएंगे आपको एनिमल को, सेल, एनिमल, कोशिका वगैरह। हालांकि इतना मूर्ख टाइप का सिलेबस बना दिया गया है, सीधा ऊतक लिख दिया गया आपके सिलेबस में। भैया ऊतक बिना सेल के बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्राथमिक चरण ही आपका सेल है। सेल बहुत सारे सेल से मिल करके, बहुत सारे सेल से मिल करके एक बनता है ऊतक। क्या बनता है? ऊतक। बहुत सारे ऊतक से मिल करके एक बनता है अंग। जैसे यकृत बन गया, आंख बन गया। सुनना की बात? तो एक सेल, सेल से बनेगा ऊतक, ऊतक से क्या बनेगा? अंग। क्या बनेगा? अंग या ऑर्गन। क्या बनेगा बोलो? अंग या ऑर्गन। ये हायरार्की है, पूछता है आप लोगों से एग्जाम में, ठीक है, पूछेगा। सेल से मिलके क्या बनता है? ऊतक। ऊतकों से मिलके क्या बनता है? अंग। और बहुत सारे अंगों से मिलकर के क्या बनता है? तो देखिए, बहुत सारे अंगों से मिलकर के बनता है तंत्र। क्या बनता है? तंत्र या सिस्टम। क्या बनता है? तंत्र या सिस्टम। अरे सर कैसे? जैसे आपका दिमाग एक अंग है, मेरुरज्जु दूसरा अंग है, क्यों? बात, दोनों से मिलके बन क्या गया? नर्वस सिस्टम। क्या बन गया? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका, तंत्र। जैसे पाचन तंत्र बहुत सारे अंग से मिलकर बन रहे हैं। एक दांत अलग अंग, जीभ अलग अंग, आहार नाल अलग अंग, स्टमक अलग अंग, भाई आपके यकृत जो उसमें पित्ताशय छोड़ रहा है अलग अंग, छोटी आंत अलग अंग, बड़ी आंत अलग अंग। हो गया बात में? तो इतने सारे से मिलकर बन रहा है ना। तो अलग अलग अंगों के मिलने से क्या बनता है? आपका सिस्टम या तंत्र। अभी बहुत सारे सिस्टम या तंत्र से मिलकर क्या बनता है? तो आपका बॉडी या शरीर बनता है। क्या बनता है? बॉडी या शरीर। क्या बनता है? बॉडी या शरीर। तो बताइए, आज आपका जो शरीर है, इसमें बहुत सारे सिस्टम है कि नहीं है? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, प्रजनन तंत्र है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सुनना की बात ना? यस। तो पूरा बॉडी किससे मिलकर बना है? बहुत सारे सिस्टम से। चालू कहाँ से हो रही है कहानी? सेल से। इसलिए अगर सेल मरा तो क्या मरेगा? ऊतक मरा तो क्या मरेगा? अंग मरा तो क्या मरेगा? तंत्र मरा तो क्या मरेगा? यस। और अब इस सेल को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा के लिए हम खाते हैं खाना। तो अगर आपको खाना नहीं दे तो क्या होगा? सेल मरेगा। तब भी हम मरते जाएगा, मर जाएगा बॉडी। एक हमें देखो खाना रोक दिया, अब खाना दे रहा हूँ, ऑक्सीजन रोक दिया। तो जो खाना पच के इसके पास जाता है, वो किसके रूप में ऊर्जा बनाता है? ऑक्सीजन से मिलके। ऑक्सीजन रोक दिया, ऊर्जा नहीं बनेगा, कौन मरेगा? सेल। कौन मरेगा? अंग। कौन मरेगा लास्ट में? बॉडी। इसलिए ऑक्सीजन रुकने से हम मर जाते हैं, खाना रुकने से मर जाते हैं। क्लियर हो गई बात? ऑक्सीजन रुकने से तुरंत मर जाते हैं, खाना रुकने से जिंदा रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में स्टोर्ड है ऊर्जा, इसलिए। ठीक हो गई बातें? यस। आइए, उम्मीद करते हैं आप प्रैक्टिकली समझ रहे होंगे। इसलिए पूरे शरीर के लिए जरूरी है सेल, और सेल को ही डैमेज करता है वो फ्री ऑक्सीजन। उस फ्री ऑक्सीजन को ही जो मारता है, रोकता है, वो कहलाता है एंटीऑक्सीडेंट। क्या कहलाता है? एंटीऑक्सीडेंट। और जो उसका सेव है वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक हो गई बातें? तो जिसको यंग रहना है, जवान रहना है, वो क्या खाया करो? सेव। सेव नहीं खा पा रहे हो तो बिही खाओ। सेव महंगा है तो क्या खाओ? बिही खा लो, फल खाओ। क्लियर हो गई बातें ना? भाजी खाओ। ये सब एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आते हैं, जो पेड़ से डायरेक्ट मिले उसमें अधिकांश चीजें क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो इसे प्रैक्टिकली समझो क्या आपके जीवन में क्या चीज खाना है क्या नहीं। अगला आता है भैया, इसका स्रोत क्या क्या है? सेलेनियम का। सेलेनियम जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, इसका स्रोत क्या क्या है? तो मांस, समुद्री भोजन और अनाज। ठीक हो गई बात नहीं?
अगला है कोबाल्ट के कार्य और स्रोत। तो कोबाल्ट विटामिन B12 का एक अभिन्न अंग है। याद कीजिए, विटामिन B12 का नाम क्या था? साइनोकोबालामिन। क्या था? साइनोकोबालामिन। मैं बताया था कि साइनोकोबालामिन में क्या प्रेजेंट रहता है? कोबाल्ट। क्या प्रेजेंट है? कोबाल्ट। यस। तो विटामिन B12 का मेन सोर्स कौन है? साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का मेन सोर्स है कोबाल्ट। कौन है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट रहेगा तो विटामिन B12 बनेगा। विटामिन B12 का शरीर में बहुत सारा फायदा है, उस दिन पढ़े थे हम लोग। B12 का एक अभिन्न अंग है और इसलिए कोशिकाओं के कार्य के लिए आवश्यक होता है कौन? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट से B12 शरीर के लिए जरूरी है। स्रोत मछली, मेवा, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे ब्रोकली, पालक, अनाज जैसे ओट्स। मैंने बोला ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? भाजी खाओ, दूध पियो, चना वना मूंगफली खाओ और कुछ नहीं चाहिए, जीवन सब चीज आ जाएगा, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अगला है क्रोमियम के कार्य और स्रोत। तो क्रोमियम ये सीधा से देखिए, रक्त शर्करा ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन के साथ मिलकर काम करता है। तो इंसुलिन के लिए कौन कौन जरूरी था? पीछे पढ़ते हम लोग, बताइए एक ठो क्या था, क्या जरूरी था? जस्ट पीछे पढ़े थे पूज्य भाई, इंसुलिन, ग्लूकोजन, ग्लाइकोजन बताया। क्या था वो? हाँ, ग्लूकोज नहीं। जैसे भी हम पढ़े क्रोमियम, वैसे हम क्या पढ़े थे? हाँ हाँ। हम्म, लिखा है शर्करा विनियमन भूमिका को निभाता है। मैंगनीज तो मैंने बताया कैसे, क्योंकि किस में मदद करता है? उसमें, इंसुलिन में, है ना, बताया ना। तो इंसुलिन के लिए क्या चाहिए? मैंगनीज भी चाहिए आपको। और क्या चाहिए आपको भैया यहाँ पर, जब हम पढ़ रहे हैं, क्या है बताइए? क्या है? क्रोमियम। ठीक है, ये बात ना। तो क्रोमियम याद रखना, मैंगनीज याद रखना। किससे जोड़ के याद रखोगे? इंसुलिन से। तो रक्त शर्करा ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में इंसुलिन के साथ मिलकर काम करता है। ठीक हो गई बात ना। तो इंसुलिन का भोजन है वो, और इंसुलिन हेल्प करता है कौन? क्रोमियम। तो इंसुलिन की हेल्प करेगा मतलब रक्त के शर्करा को कम करेगा, ब्लड शुगर को कम करेगा कौन? क्रोमियम। याद रखिएगा। तो क्रोमियम का भी कौन कौन है? अपरिष्कृत खाद्य पदार्थ, जो प्रोसेस्ड फूड नहीं है, ऐसा फूड जिसको प्रोसेस ना किया गया हो, जैसे पैकेजिंग पैकेजिंग वाला जो फूड होता है ना, वो नहीं खाना है। ठीक है ना। हाँ। विशेष रूप से जिगर, शराब। अब सबके सब दारू मत पीने लगना। चलो बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अपना अपना मोबाइल PDF निकाल लो, खत्म हो गया टॉपिक। हमारे पढ़ाई के बीच कोई नहीं आ सकता। आज टॉपिक खत्म, मतलब खत्म। आप सबको भेज दिया गया है, खोलिए, ओपन कीजिए, लास्ट है। ठीक, क्रोमियम आ गया, सेकंड लास्ट है। सबसे लास्ट में चल जाइए, ऊपर सेकंड नंबर का है। हो गया बात, खुल गया। तो ये क्रोमियम में लिखा है अपरिष्कृत खाद्य पदार्थ, खुलेगा। विशेष रूप से जिगर, शराब बनाने वाला खमीर। शराब बनाने जो खमीर उपयोग होता है ना, खमीर। और शराब कैसे बनता है? किसी चीज़ को सड़ा गला करके, तो उसमें सड़ाने करके यीस्ट डालते हैं ऊपर से, यीस्ट, वो यीस्ट जो ब्रेड बनाने में भी डालते हैं, शराब को खराब करने में भी डालते हैं। ठीक है, तो उस यीस्ट में भी रहता है कौन? क्रोमियम। साबुत अनाज, तो वही बोलते हैं साबुत अनाज खाइए, खड़ा अनाज सुबह ओट्स फुला करके, मूंग वूंग सूंग चना वना फुला खाइए। मेवे और पनीर आ गया। लास्ट है आपका मॉलिब्डेनम। किसका इसका नहीं खुला है? नेट ऑन नहीं होगा, देखिए एक बार आपका। ठीक है, चलो नहीं खुला तो सुनो इधर ध्यान से, पता चल डाउनलोड नहीं हो, कोई बात नहीं, सुनो इधर। वो लास्ट, सेकंड लास्ट था। तो उसके लिए क्या खाना था हम लोगों को? पनीर खाना। क्या खाओगे? पनीर खाना, मेवा खाना। ठीक हो गई बात है। लास्ट है आपका मॉलिब्डेनम। क्या है लास्ट का आज का? मॉलिब्डेनम। छोड़ दो, घर में खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल छोड़ के छोड़ दो, इधर बात सुनो ध्यान से। लास्ट क्या है? मॉलिब्डेनम, फिर टॉपिक खत्म। ठीक। मॉलिब्डेनम भी सिंपल से आपको बात बता रहे हैं। शरीर प्रोटीन और आनुवांशिक सामग्री जैसे DNA को संशोधित करने के लिए मॉलिब्डेनम का उपयोग करता है। समझ आ गई बात? तो जब भी आपके DNA में जो परिवर्तन होगा, जब भी एक नई संतति का निर्माण होगा, नए बच्चे का जन्म होगा, आपके DNA से नया बच्चा जन्म लेगा, तो उसमें जो मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। आपका बच्चा आपके जैसे पूरा थोड़ी होता है, आपसे अलग पैदा होगा। तो जो मॉडिफिकेशन होता है DNA में, उसके लिए कौन जरूरी है? मॉलिब्डेनम। तो DNA से डेनम, मॉलिब्डेनम DNA, याद रहेगा। यस। क्या खाना चाहिए मॉलिब्डेनम के लिए? फलीदार सब्जियां, वही है ना, राजमा साजमा खाओ, सोयाबीन वगैरह खाओ। हाँ।
अगला है फलीदार सब्जी के बाद रोई और अनाज, पत्तेदार हरी सब्जियां, दूध और जिगर। ठीक हो ये बात ना? कुछ नहीं छोड़ दो, कोई नहीं, मेरे को नहीं पता रोई क्या क्या करना है। क्या खाना? पत्तेदार सब्जी। और जिगर मतलब भैया क्या होता है? जानवर वाला जिगर है वो, दिल, जिगर, है ना, वो वाला जिगर है ये। ठीक है, तो आपको होता है यहाँ पे माइक्रो मिनरल्स खत्म। तो आज जाके हमारा पूरा पोषण टॉपिक आपके सिलेबस का एक सिंगल एक टॉपिक हम पूरा एक सप्ताह पढ़े हैं। सुन रहे हैं बात ना? आप समझिए कि जिस लेवल पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उस लेवल पे आप लोग तैयारी करते चलिए। जब एग्जाम बैठोगे तो भाई आपकी स्थिति बाकी से बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप जहां मार खाएंगे, जहां फेल होंगे, जहां सक्सेस नहीं होंगे, वो है केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप एग्जाम फेल होंगे, गारंटी है। इसलिए मेरे साथ बस ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कीजिए। थ्योरी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक चीज़ आपको प्रैक्टिकली मैं फील करा रहा हूँ, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, एग्जाम में बहुत लंबा समय नहीं बचा है। ऐसा नहीं कि आपको एक साल बाद एग्जाम है, एक महीने बाद ही एग्जाम आप लोगों का है ना? तो भी इस एक समय पे एक महीने में फास्ट तरीके से पढ़ने का कोशिश कीजिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए। नोट्स फोर्स बनाना 3-5 चीज में मत रहिए। ठीक है, उसके जीवन भर का हिस्सा पड़ा हुआ है, वो सब काम होते रहेगा। ठीक ना? क्लियर हो गई बातें? चलिए, आज आपका टाइम खत्म हो गया है, तो अब आपको जो टॉपिक है, अब जो आज नहीं पढ़े हो, पीडीएफ मिल गया चारों, मंडे इसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो मंडे आप लोग भाई सब रेडी करके आना। इसको हम शुरुआती 10 मिनट तेजी से पूछेंगे, आप लोगों का आंख बंद करवाएंगे, पूरा 1 नंबर पीडीएफ से लास्ट यहाँ तक पूछेंगे, पूरा सबका आपको आंसर देना रहेगा। अब ऐसा नहीं पूछेंगे क्या क्या चीज़ खाना है, ओवरऑल पूछेंगे, हाँ, हरा सब्जी खाना है इसमें, हाँ इसका मेन खाना मांस मटन है, ओवरऑल चीज़ पूछेंगे, ओवरऑल चीज़ में बाकी जो समझने वाली चीज़ है उसको हम पूछेंगे। ठीक हो गई बातें? तो आज आप लोग क्या करोगे, इसमें जो जो डीएनए से जुड़ा है उसको सबको एक साथ लिख देना। डीएनए जुड़ा ये चीज़ है, डीएनए के लिए अच्छा है ना? तो आपको आसान हो जाएगा। जैसे मॉलिब्डेनम लास्ट में डीएनए जुड़ा था, ऊपर का आपका जुड़ा हुआ था डीएनए से, उसको एक साथ लिख लेना, आपको याद रहेगा। ठीक, बाकी इसको इधर याद नहीं भी होगा तो टेंशन की बात नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बनता है कि मैक्रो मिनरल कौन है, माइक्रो मिनरल कौन है, इतना अंदर आके नहीं पूछता। मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ, ज्यादा फील करा रहा हूँ, ज्यादा आपको महसूस करा रहा हूँ, ताकि आने वाले भविष्य में जब आप एग्जाम में बैठे और उस समय एग्जाम का लेवल टफ हो जाए, तब भी आपको ये वाला नोट्स काम आ जाए, आपको बार बार साइंस ना पढ़ना पड़े। ठीक, एक बार पढ़िए, अच्छा पढ़िए, हमेशा के लिए पढ़िए। हो गई बात ना? तो मंडे आप सबको भैया पूछना है, तो आप बताइए, आप ही लोग बता दीजिए। अब मंडे भैया आपको क्या चाह रहे हैं, आप लोग मैं बैठा करके पूरे शुरू से लास्ट तक पूछ लूँ, है ना, कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, और कुछ आपको प्लानिंग है तो बताइए, पूछ लो ना, क्योंकि भाई पढ़ रहे हैं तो आगे पार्ट पीछे से पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपका गैप हुआ है तो आप वीडियो ले लीजिएगा। ठीक है, लिंक सामने से ले लीजिएगा, मैं बोल दूंगा, जिनका गैप होगा वो आप लोग लिंक दे देंगे, तो आप रिविजन करिएगा वीडियो। ठीक, तो आपका काम, इसको भले याद ना हो, याद तो ऐसा हो जाएगा आपको, वो वीडियो पूरा पढ़ लेना एक बार, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, इसका वीडियो है, पढ़ के आ जाना। ठीक है, और याद करोगे, याद भी कर लेना, उस वीडियो में हो जाएगा आपको याद, टेंशन नहीं है। ठीक, तो मंडे आप सबसे पूछेंगे 1 2 3 4 5 6, आप 6 से ही उम्मीद है, 6 से पूछेंगे, बाकी जो नहीं है उनसे टाटा बाय बाय सी यू। ठीक, तो 6 लोग अच्छे से पढ़िए, बनिए, आगे निकलिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, सवनारा, पुपलू महाराज की जय।